हमेशा वैल्यूबल बनने का प्रयास कीजिए, अवेलेबल नहीं। अगर अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में
वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह बनते हैं और आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के साथ अस्त होने के लिए जा रहे हैं और सूर्य आपके इनकम यानी कि 11वें घर के मालिक बनते हैं और इनकम घर के मालिक बनकर 5वें भाव में गोचर करेंगे, जहां से वह स्वयं इनकम के घर को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में इनकम में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से पंचम भाव में सूर्य और शनि का इकट्ठा होना खराब नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर अधिकारियों से इस समयावधि में आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। और देखिए, जिनके लिए शनि अच्छा होता है उन्हें श्रेष्ठ परिणाम देता है इस भाव में सूर्य के साथ युति बना करके। और आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए शनि एक अच्छे ही ग्रह बनते हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। और देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में न तो आपको किसी भी प्रकार से शनि की ढैया चल रही है और न ही साढ़े साती। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है अन्य राशियों की तुलना में आपको कम ही मिलेगा। हालांकि कुछ नुकसान जरूर देगा, जैसे कि पैसों में तकलीफ दे सकता है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ी टेंशन और तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। जो जातक विद्यार्थी हैं उनका भी इस समय पढ़ाई लिखाई से मन भटकेगा, उन्हें भी तकलीफ महसूस होगी। देखा जाए तो किसी भी प्रकार से वाद विवाद लफड़े झगड़ा में आपको फंसने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप परिस्थिति को बैलेंस कर पाने में कामयाब रहेंगे। बता दिया जाए आपको कि जहाँ पर किसी भी प्रकार से वाद विवाद हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप निकल जाइए। यानी कि इन सब से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सीधे सीधे आपके 7वें भाव पर जाएगी और चौथा और 7वां स्थान जो होता है वह आपकी इमेज को बताता है। तो ऐसे में अस्त अवस्था में शनि की दृष्टि का 7वें स्थान पर होना कहीं ना कहीं आपकी इमेज को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। तो आपको ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना करके चलने की आवश्यकता है, जिससे आपका इमेज खराब ना हो। कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में लांछन का कारण भी यह बन सकता है। तो इन बातों का निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से इसे बिल्कुल भी खराब नहीं माना जाएगा। फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए यह आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। हालांकि इस समय आपको थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसका लाभ आपको भविष्य में चलकर देखने को मिलेगा। यानी कि हार्ड वर्क की अभी वर्तमान समय में आवश्यकता है, जिसका परिणाम भविष्य में चल करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा। हालांकि टेम्परेरी तरीके से कुछ न कुछ परेशानी तो आपको अवश्य फेस करनी पड़ेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि पंचम भाव में सूर्य के साथ शनि का होना यह थोड़ी बहुत आपके संतान पक्ष को लेकर परेशानी उत्पन्न करेगा, प्रेम जीवन को लेकर के परेशानी उत्पन्न करेगा, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपके ज्ञान और आपके इनकम में विशेष रूप से वृद्धि कारक साबित होंगे। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, दाम्पत्य जीवन में स्थिति को अनुकूल करना है, संतान पक्ष के साथ रिश्ते बेहतर करना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ताकि समाज में आपका इमेज जैसा का तैसा बरकरार रखे। बाकी आपके शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके व्यक्तित्व और आपके बुद्धिमत्ता के बदौलत इनकम और इच्छाएँ आपकी पूरी होती रहेंगी। फिर भी शनि के इस प्रभाव को अपने अनुकूल श्रेष्ठ बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका
दर्शन कीजिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। इससे आपके लिए सूर्य और शनि का यह युति काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।